हाय। तो आज की इस वीडियो के अंदर बेसिकली हम सीएपीएफ असिस्टेंट कमांडेंट 2023 के अंदर जो हमारा पेपर 2 था, उस पेपर 2 के अंदर जो ग्रामर के क्वेश्चन थे उनको हम सॉल्व करने वाले हैं। अगर आपने इसके पहले के 2024 यानी कि 2024 2025 के सीएपीएफ के ग्रामर के सोल्यूशन को नहीं देखा है तो वो वीडियो भी आप देख लेना। इसी प्लेलिस्ट के अंदर वो वीडियो भी आपको मिल जाएगी। आज जब हम इस पेपर को सॉल्व करेंगे ना, जब ईयर 2023 के क्वेश्चन आप देखोगे, सॉल्व करोगे, तो आपको पता लगेगा कि कई सारे क्वेश्चन ऐसे हैं जो 2023 में पूछे गए थे एंड देन वो क्वेश्चन 2025 में रिपीट हो गए थे। इसलिए कहा जाता है कि जो सीएपीएफ का पेपर होता है मोस्टली क्या होता है कि वो एक टाइम के बाद रिपीट हो जाता है। आप इसमें देखोगे कि सिर्फ कंसेप्ट ही नहीं बल्कि टाइप ऑफ क्वेश्चन जो पूछे गए हैं ना, वो भी काफ़ी ज़्यादा सिमिलर हैं और काफ़ी ज़्यादा रिपीट हुए हैं। तो अभी ज़्यादा टाइम इस चीज़ पे ना डिस्कस करते हुए कि क्वेश्चन रिपीट हुए हैं, अभी हम डिस्कस करते हैं उन क्वेश्चंस के ऊपर जो हमें करने हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम आते हैं 6 नंबर क्वेश्चन पर, जहाँ से हमारे ग्रामर के क्वेश्चन हमारे पेपर 2 के अंदर क्या होते हैं, स्टार्ट होते हैं। तो आप यहाँ पर देखेंगे कि हमारा जो पहला क्वेश्चन है पेपर 2 का ग्रामर के अंदर, वो क्या कहता है, रिराइट द सेंटेंस एज डायरेक्टेड। यानी कि जिस तरीके से आपको निर्देश दिए गए हैं उन्हीं निर्देशों का पालन करते हुए आपको क्या करना है, सेंटेंस को रीराइट करना है, मतलब कि वापस से लिखना है। आप यहाँ पर देखेंगे कि चेंज द वॉइस, यानी कि जो सबसे पहला क्वेश्चन है वो किसका है, वॉइस का क्वेश्चन है। अब आपको मैं बता दूं कि यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि हर साल सीएपीएफ में एक क्वेश्चन जो है वो वॉइस का होता ही होता है। हमने 2024 2025 दोनों के ही क्वेश्चन करे हैं और दोनों के क्वेश्चन में हमने क्या देखा कि यहाँ पर वॉइस से क्वेश्चन थे। अब देखो, जब भी वॉइस से क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो हमें कुछ चीज़ें मैं आपको हर लेक्चर में बताता हूँ ताकि आपको याद रहे। देखो, यहाँ पर कभी भी जब भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा वॉइस से, तो आप टेंस के अंदर कभी भी कोई चेंज नहीं करोगे। टेंस के अलावा आप किस में चेंज नहीं करोगे, तो टेंस के साथ साथ आप टाइम में, अगर मान लो सेंटेंस आपका पास्ट में है तो पास्ट में ही रहेगा, प्रेजेंट में है तो प्रेजेंट में ही रहेगा, मतलब टेंस और टाइम दो चीज़ें कभी चेंज नहीं होगी। इसके साथ मैं आपको बता दूं कि जो आपका टाइप ऑफ सेंटेंस है, अगर सेंटेंस पॉजिटिव है, इंटेरोगेटिव है, नेगेटिव है, तो जैसा है वैसा ही रहेगा। तो टाइप ऑफ सेंटेंस के अंदर आप क्या नहीं करोगे, चेंजेस नहीं करोगे। ठीक है ना, टाइप ऑफ सेंटेंस के अंदर आप चेंजेस नहीं करोगे। ये 3 चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। उसके अलावा आप पहचानोगे कैसे कि ये एक्टिव वॉइस में है और पैसिव वॉइस में है। तो फॉर एक्टिव वॉइस आपको ध्यान रखना है, अगर आपको ये पहचानना है कि अगर ये चीज़ एक्टिव वॉइस में है कि नहीं है, तो एक्टिव वॉइस में है या नहीं है, इस चीज़ को पहचानने के लिए आपको पता होना चाहिए कि वो ग्रामर का रूल फॉलो कर रही है। ग्रामर के रूल में क्या होता है, आप देखोगे सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट के बाद वर्ब आएगा। ठीक है, सब्जेक्ट के बाद क्या आएगा, आप देखोगे यहाँ पर आएगा वर्ब, और वर्ब के बाद क्या आएगा आपका ऑब्जेक्ट। तो अगर ये कहीं ना कहीं सिनेरियो फॉलो हो रहा है, ये रूल फॉलो हो रहा है, इसका मतलब वो सेंटेंस एक्टिव वॉइस में है। अगर वो सेंटेंस इस रूल को फॉलो नहीं कर रहा है तो हमें देखना होगा कि वो पैसिव वॉइस में होगा। फिर आप इस सेंटेंस को देखो, यहाँ पर योर क्या हो गया, एक प्रोनाउन हो गया जो कि क्या है, सब्जेक्ट की तरह यूज हुआ है। बिहेवियर क्या हो गया, आप देखोगे ये आपका वर्ब हो गया, एंड देन इसके बाद क्या हो गया, सॉरी यहाँ पर आप देखोगे तो मी जो है वो ऑब्जेक्ट हो जाएगा। तो इसका कहने का मतलब क्या है, कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर आपको जो सेंटेंस दिया गया है वो किस टेंस में है, वो किस वॉइस में है, तो आप देखोगे कि ये है आपके बेसिकली एक्टिव वॉइस में, और हमें इसको क्या करना है, पैसिव वॉइस में चेंज करना है। देखो, पैसिव वॉइस में जब भी आप चेंज करते हो, मैंने आपको एक रूल बताया है कि जब भी आप पैसिव वॉइस में चेंज करोगे तो पैसिव वॉइस में चेंज करने के लिए आप क्या करते हो, एक्सुलरी वर्ब का इस्तेमाल करते हो। एक्सुलरी वर्ब के साथ आप क्या करते हो, वर्ब की जो थर्ड फॉर्म है इसका इस्तेमाल करते हो। आप क्या करते हो, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाते हो और सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाते हो। तो यहाँ पर आपका ऑब्जेक्ट क्या है, मी है, तो मी को हमें क्या करना होगा, बेसिकली क्या करना होगा, सब्जेक्ट बनाना होगा। और जब हम मी को सब्जेक्ट बनाएंगे तो हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर हम लिख सकते हैं आई। अब देखो, आई के अकॉर्डिंग ही आपको क्या करनी है, एक्सुलरी वर्ब लगानी है। तो आई के अकॉर्डिंग एक्सुलरी वर्ब क्या लगाओगे, हालांकि टेंस चेंज नहीं होगा। तो अगर आप यहाँ पर देखोगे तो ई और एस का मतलब क्या होता है कि आपने एस या ई एस जोड़ा है, तो ये क्या है, प्रेजेंट टेंस का है पार्ट। तो यहाँ पर प्रेजेंट टेंस में आई के साथ हम क्या यूज करते हैं, तो बोलोगे सर एम यूज करते हैं, इसका मतलब हम यहाँ पर एम यूज कर देंगे। तो ये हो गया आई एम। फिर मैंने क्या बोला था, एक्सुलरी वर्ब के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब क्या है, एस्टोनिसिस। एस्टोनिसिस अगर हमारा वर्ब है तो यहाँ पर अगर हम वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करें तो हम क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं एस्टोनिस्ड। क्या लिख सकते हैं, एस्टोनिस्ड। ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा हो गया वर्ब।
अब देखो जिस तरीके से हमें लिखना था हमने लिख लिया कि आई एम एस्टोनिस्ड। अब देखो एस्टोनिश के साथ एक प्रेपोजिशन आती है जिसका नाम होता है एट, तो आपको एट यहाँ पर लिखना पड़ेगा। अगर आप बाई लिखते हो तो भी वो सही है, ठीक है ना, अगर एट लिखते हो तो भी सही है। तो एट या बाई दोनों में से कुछ भी लिख सकते हो, ध्यान रखना। आई एम एस्टोनिस्ड बाई योर बिहेवियर, क्या लिखोगे आप यहाँ पर लिख दोगे योर बिहेवियर। और अगर आप ये लिखते हो देन क्या हो जाएगा, ये जो आपका सेंटेंस है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो कुछ इस तरीके से क्या करना था, हमारे इस पेपर के अंदर बेसिकली हमारे इस क्वेश्चन को रीराइट करना था। तो आई होप कि जो मैंने रीराइट करा है वो आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, कह रहा है रीराइट द सेंटेंस यूजिंग इनडायरेक्ट स्पीच। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर भी मैं आपको कुछ चीज़ें बता रहा हूँ, ध्यान से सुनना। देखो ये क्वेश्चन ना आप अगर 2025-2024 का पेपर देखोगे तो वहाँ पर भी पूछा गया था, वहाँ पर भी मैंने बताया था। मैंने क्या बताया था कि जब भी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट का क्वेश्चन आएगा तो वहाँ पर क्या होता है कि जो हमारा टाइम होता है, याद रखना डायरेक्ट और इनडायरेक्ट में क्या होता है, टाइम, टेंस, ठीक है, टाइम हो गया, टेंस हो गया, और जो हमारा प्लेस हो गया, ठीक है ना, ये तीनों ही चीज़ें क्या होती हैं आपकी, चेंज होती हैं। ये तीनों ही चीज़ें आपकी क्या होती हैं, कहीं ना कहीं चेंज होती हैं। इसके साथ साथ आपको यहाँ पर क्या ध्यान देना होगा, यहाँ पर आप चेंज करते हो रिपोर्टेड, रिपोर्टेड वर्ब में, रिपोर्टेड वर्ब में भी आप चेंज करते हो। और जो आपकी रिपोर्टेड स्पीच होती है, तो वर्ब एंड स्पीच जो आपकी रिपोर्टेड होगी उनमें भी आप क्या करोगे, कहीं ना कहीं चेंज करोगे। अब याद रखना, अगर इतना रूल आपको पता है देन इट इज़ गुड, आप इस सेंटेंस को बना सकते हो। अगर आप यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर रिपोर्टेड वर्ब क्या है, सैड है, यहाँ पर रिपोर्टेड स्पीच क्या है, ये है। तो इन दोनों के अंदर ही चेंज होगा, टेंस भी चेंज होगा एंड बाकी हर एक चीज़ हमें क्या करनी पड़ेगी, यहाँ चेंज करके लिखनी पड़ेगी। तो आगे यहाँ से हम इनडायरेक्ट में चेंज करते हैं। तो जब हम इसे इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे तो क्या होगा, अब देखो यहाँ पर एक चीज़ मैं और बता दूँ कि जब भी आपका क्वेश्चन कैसा हो, इंटेरोगेटिव हो, ठीक है ना, जब भी आपका क्वेश्चन, ये 6 के लिए मैं बता रहा हूँ, ध्यान रखना, जब भी आपका क्वेश्चन कैसा हो, इंटेरोगेटिव हो, इंटेरोगेटिव हो, तो याद रखना कि इस इंटेरोगेटिव में आप कंजंक्शन के रूप में क्या यूज करते हो, इफ या वेदर, ठीक है, इफ या वेदर आप इस्तेमाल करते हो। अच्छा, इफ या वेदर के अलावा अब क्या होता है कि अगर कोई सेंटेंस जो है ना वो WH वर्ड से स्टार्ट है, तो WH वर्ड से स्टार्ट है, इसका मतलब क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट है, तो क्वेश्चन वर्ड के लिए आप क्या करते हो, याद रखना कि जो क्वेश्चन वर्ड है उसके लिए आप उसी क्वेश्चन वर्ड का इस्तेमाल करके क्या करते हो, उसका इनडायरेक्ट स्पीच बनाते हो। तो क्वेश्चन वर्ड में क्वेश्चन वर्ड और इंटेरोगेटिव सेंटेंस है तो इफ या वेदर आप यूज कर लोगे। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो यहाँ पर जो हमारा वर्ड है वेयर, ये क्वेश्चन वर्ड है, और क्वेश्चन वर्ड जब भी स्टार्टिंग में आता है तो हम क्वेश्चन वर्ड का ही इस्तेमाल करते हैं एज अ कंजंक्शन, यानी कि यहाँ पर हमें इंटेरोगेटिव बनाते हुए हमें बेसिकली इफ या वेदर की जगह या फिर व्हाट की जगह जो भी है, मतलब वेयर है तो वेयर की जगह वेयर ही यूज़ करना पड़ेगा। तो फटाफट से इसको भी हम क्या करते हैं, कहीं ना कहीं इसका इनडायरेक्ट बनाते हैं। जब हम इसका इनडायरेक्ट बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, याद रखना इसमें जो सैड टू होगा, इनके रिपोर्टेड वर्ब होगा, ये चेंज होगा। तो सैड टू को हम क्या करेंगे, आस्क्ड के अंदर चेंज कर देंगे, तो ही आस्क्ड, ठीक है। और अगर यहाँ मी नहीं दे रखा है तो ये ऑब्वियस सी बात है, समझ में आ रहा है कि इसमें मेरे से ही बात करी गई है, तो बोल दूंगा कि ही आस्क्ड मी। अब मैंने क्या बोला कि इफ या वेदर या क्वेश्चन वर्ड खुद यूज करते हैं, दैट यूज नहीं करते जब इंटेरोगेटिव सेंटेंस होता है। तो यहाँ पर हम क्वेश्चन वर्ड की जगह क्वेश्चन वर्ड ही क्या कर लेंगे, यूज कर लेंगे। तो ही आस्क्ड मी वेयर, एंड इसके अलावा अब आई क्या हो जाएगा, आई जो, अच्छा याद रखना कि क्वेश्चन वर्ड के बाद जो हमारा इंटरोगेटिव है खत्म हो गया। अब यहाँ पर सिंपल सेंटेंस ही हम लिखते हैं, ठीक है ना। तो अब क्या हो जाएगा, हम लिखेंगे वेयर और आई को हम चेंज कर देंगे किसमें, ही में, और यहाँ पर विल जो होगा वो वुड में चेंज हो जाएगा। तो वेयर ही वुड, ठीक है, वेयर ही वुड, वेयर ही वुड दिस टाइम, ठीक है, दिस टाइम। अब देखो यहाँ पर दैट टाइम मत करना, दैट टाइम करने से गलत हो जाएगा क्योंकि इसी टाइम की बात करी गई है, ठीक है, पास्ट की बात नहीं करी गई है, ठीक है ना। तो ही आस्क्ड मी वेयर ही वुड दिस टाइम बाय द फॉलोइंग ईयर, ठीक है ना, वेयर ही वुड, एक मिनट रुक जाना, यहाँ पर हमें क्या करना होगा, एक चीज़ और ऐड करनी होगी, ही आस्क्ड मी वेयर ही वुड बी, ठीक है ना, ये भी हमें लिखना होगा क्योंकि यहाँ पर बी है। तो ही वुड बी दिस ईयर, ठीक है, ही वुड बी दिस ईयर बाय द फॉलोइंग, ठीक है, बाय द फॉलोइंग ईयर, ठीक है, बी दिस ईयर बाय फॉलोइंग। तो इसी तरीके से हमें क्या करना होता है, ध्यान रखना, फॉलोइंग
ईयर। अब देखो नेक्स्ट ईयर को हम क्या करते हैं, फॉलोइंग ईयर लिखते हैं, तो इसलिए यहाँ पर मैंने फॉलोइंग ईयर किया है। आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमसे क्या कहता है, ये कहता है कि हमें नो सूनर का यूज़ करके सेंटेंस को रीराइट करना है। अब देखो नो सूनर के लिए मैं आपको एक रूल बताता हूँ, ध्यान रखना। देखो नो सूनर जो होता है ना, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, ठीक है, आप ध्यान रखना कि जो आपका नो सूनर होता है, जब आप नो सूनर के सेंटेंसेस को लगाते हो, सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए कि नो सूनर के साथ आप क्या करते हो, THAN ये वाला देन का इस्तेमाल करते हो। नो सूनर अगर स्टार्टिंग में आएगा तो वो क्या करेगा, इन्वर्जन लेगा। क्या करेगा वो, इन्वर्जन लेगा। इन्वर्जन में क्या होता है तो वो मैं आपको बताता हूँ, ध्यान से सुनना। जो आपका इन्वर्जन होता है, इन्वर्जन में वर्ब पहले आता है, ठीक है, और फिर हमारा सब्जेक्ट क्या होता है, बाद में आता है। इसी को हम कहते हैं इन्वर्जन। अगर इतना आपको पता है तो फटाफट से हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। और याद रखना यहाँ पर वर्ब कौन सा होगा, मेन वर्ब होगा या एक्सुलरी वर्ब होगा, तो आपको पता होना चाहिए कि एक्सुलरी वर्ब होगा। अब क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। कह रहा है कि हमें नो सूनर का इस्तेमाल करना है। सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, नो सूनर ही लिख लेता हूँ, ठीक है। मैं लिखता हूँ क्या, नो सूनर, ठीक है, नो सूनर। अब मैंने क्या बोला, यहाँ पर वर्ब पहले आएगा क्योंकि हमें इन्वर्जन करना है, क्योंकि मैंने नो सूनर स्टार्टिंग में लिख दिया। तो मैं लिखूंगा नो सूनर। यहाँ पर आप देखोगे तो रिस्ड लिखा हुआ है, मतलब कि पास्ट टेंस की बात हो रही है। और पास्ट टेंस में क्या होता है, पास्ट इंडेफिनिट में अगर आप देखोगे एक्सुलरी वर्ब क्या होती है, तो बोलोगे सर डिड होती है। तो नो सूनर डिड, ठीक है, नो सूनर डिड सी, ठीक है, रीच, ठीक है, डिड CREAH, नो सूनर डिड सी रीच हर होम, ठीक है, नो सूनर डिड सी रीच हर होम, ठीक है, हर होम। देन क्या हो जाएगा, फिर हम यहाँ पर लिखेंगे देन द मैसेंजर, ठीक है ना, देन द मैसेंजर। और मैसेंजर के बाद आप क्या लिखोगे, मैसेंजर अराइव्ड, ठीक है ना, मैसेंजर अराइव्ड। तो याद रखना इस तरीके से आप इस सेंटेंस को रीराइट करके बेसिकली क्या कर सकते थे, लिख सकते थे। ओके, चलो अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, ये कह रहा है कि आपको क्वेश्चन टैग बनाना है। अब देखो क्वेश्चन टैग के लिए मैंने क्या बताया था, आपको याद होगा 2025 वाले में ही मैंने बताया था, जब 2025 का पेपर हम सॉल्व कर रहे थे। मैंने क्वेश्चन वर्ड के लिए क्या बताया था कि आपको सबसे पहले क्या करना है, एक्सुलरी वर्ब लिखनी है। एक्सुलरी वर्ब के बाद आपको नॉट लिखना है। नॉट के बाद आपको प्रोनाउन लिखना है, ठीक है ना, प्रोनाउन लिखना है। और प्रोनाउन के बाद आपको साइन ऑफ इंटरोगेशन यूज़ करना है। इतना ही काम करना था। अब इसी हिसाब से आप यहाँ पर देख लो, सबसे पहले तो क्या करेंगे, जो सेंटेंस दिया है उसको लिखेंगे। यानी कि हम इसको लिख लेंगे कि ही, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा वॉक्स, ठीक है, ही वॉक्स इन एन बैकवर्ड, ठीक है, बैकवर्ड फैशन, ठीक है। ये जो हमारा सेंटेंस था, हमने इस सेंटेंस को क्या कर दिया, कहीं ना कहीं लिख दिया। अब इस सेंटेंस को लिखने के बाद हमें क्या करना होता है, इसका क्वेश्चन टैग बनाना होता है। तो जैसे मैंने बताया था क्वेश्चन टैग के लिए, तो हम क्या कर सकते हैं, हम यहाँ पर देखेंगे हमारा एक्सुलरी वर्ब है क्या। एक्सुलरी वर्ब क्या हो सकता है, देखो एस या ईएस आ रहा है, मतलब कि ये प्रेजेंट की बात कर रहा हो। प्रेजेंट में क्या आता है, तो बोलोगे सर डज आता है या फिर डू आता है, लेकिन ही के हिसाब से हम यहाँ पर लिखेंगे डज। तो ये हो गया डज। फिर अब देखो यहाँ पर पॉजिटिव है तो हमें नॉट भी लगाना पड़ेगा, तो हम लिखेंगे डज नॉट। फिर हमें प्रोनाउन, तो ही का प्रोनाउन क्या हो जाएगा, ही हो जाएगा, तो ही। और लास्ट में क्या करेंगे, इस तरीके का एक साइन ऑफ इंटरोगेशन दे देंगे। तो इससे क्या हो जाएगा, हमारा ये जो वर्ड बना ना, जो आपको दिख रहा है डज नॉट ही, ये एक परफेक्ट क्वेश्चन टैग जो है वो बन गया है इस क्वेश्चन के लिए, ठीक है ना। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, इस तरीके से आप क्वेश्चन टैग भी बना सकते हो। नेक्स्ट हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 के पास। तो 6 में जो हमारा 5वां क्वेश्चन है, कह रहा है कि एप्रोप्रिएट प्रेपोजिशन। अब देखो प्रेपोजिशन है, फिक्स प्रेपोजिशन है, कन्फाइंड के साथ क्या आता है, तो आपको मैं बता दूं कि कन्फाइंड के साथ आता है इन, जिसका मतलब होता है सीक्रेट। तो इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगाएंगे, ठीक है ना, इसको फटाफट से हम क्या करते हैं, लिखते हैं। तो मैं यहाँ पर क्या लिखूंगा माई सन, ठीक है, माई सन। और यहाँ पर मैं लिख दूंगा ऑलवेज, माई सन ऑलवेज। फिर क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा आपका कन्फाइड, ठीक है, कन्फाइड्स। और फिर इस तरीके का एक हमें दिखाना होगा कि ये फिल इन द ब्लैंक्स हम कर रहे हैं। और फिर ऐसे लिखा है मी, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, हमें यहाँ पर अपना बेसिकली भरना होगा, जो कि है प्रेपोजिशन क्या, इन।
तो इस तरीके से हम इन प्रपोजिशन फिल कर देंगे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कह रहा है कि चेंज और नेगेटिव सेंटेंस विदाउट चेंजिंग द मीनिंग। कह रहा है ना कि इसको आपको नेगेटिव सेंटेंस में चेंज करना है और बिना इसके मीनिंग को चेंज करें। देखो बिना इसके मीनिंग को चेंज करें, अगर हमें नेगेटिव के अंदर इसको चेंज करना है तो हम कैसे कर सकते हैं, यही क्वेश्चन है ना, करके देखते हैं। सबसे पहले पढ़ते हैं कि इसमें दिया क्या है। कह रहा है कि ही विजिट्स मी रेयरली, मतलब वो कभी कभार ही हमें क्या करता है, विजिट करता है। ये इसका क्या हो गया, पॉजिटिव सेंटेंस हो गया, जो हमें पढ़ने में पता लग रहा है। इसका नेगेटिव क्या हो जाएगा कि वो, अगर आप देखोगे ही विजिट्स मी रेयरली, मतलब कि वो कभी कभार ही हमें क्या करता है, देखने आता है। तो मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, मैं इसको नेगेटिव बनाने के लिए ये लिख सकता हूँ ना कि वो मुझे प्रायः, मतलब ऑफन, वो मेरे को क्या नहीं करता, विजिट नहीं करता, तो नेगेटिव हो गया, सिंपल सी बात है। तो इसी तरीके से हमें सोच के इसका नेगेटिव बनाना होगा, यानी कि वो प्रायः मुझे विजिट नहीं करता, तो ये नेगेटिव हो गया विद द सेम सेंटेंस। तो यहाँ पर मैं क्या लिख सकता हूँ, मैं लिख सकता हूँ कि ही अब विजिट है, याद रखना, जो कि एस दिखा रहा है कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में है। तो इसके लिए अगर जब नेगेटिव आप बनाओगे तो ही के साथ आप क्या यूज़ करोगे, डज यूज़ करोगे। तो ये आ जाएगा ही डजंट, ठीक है, ही डजंट। अब यहाँ पर विजिट में ऐसे या ऐसी आने की कोई ज़रूरत है नहीं, क्योंकि हमने ऑलरेडी क्या कर दिया, वो डू या डज के साथ हमने वो चीज़ लिख दी। तो ही डजंट विजिट मी, ठीक है, और लास्ट में हमें क्या लिखना होगा, ऑफन। इसका मतलब ये हो गया कि हमने क्या कर दिया, इसको चेंज कर दिया नेगेटिव सेंटेंस में, ठीक है, बिना इसके मीनिंग को चेंज किए। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, जो कि हमारा है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि यूज टू एंड टू। अब आप देखोगे ये सेम कंसेप्ट मैंने क्या किया था, आपको 2025 का जो हमारा CAPF का पेपर 2 था उसके अंदर भी पूछा गया था और हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया था। मैंने भी वहाँ पर भी आपको बताया था, क्या बताया था, कि जो हमारा टू होता है, जो TOO वाला टू होता है, ये होता है एडवर्ब, और इसके बाद क्या आता है, एडजेक्टिव आता है। और ऐसे ही मैंने क्या बताया था कि ये जो हमारा T और O वाला है, जिसको हम बोलते हैं टू, इसके साथ हम क्या करते हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल करते हैं और ये इन्फिनिटी बनता है। तो इसी चीज़ को हम यहाँ पर भी यूज़ करेंगे और इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो ये क्या कह रहा है कि ही इज़ सो क्लेवर दैट ही कैन नॉट बी ट्रस्टेड। तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, अगर हम टू और टू का इस्तेमाल करें तो हम लिख सकते हैं ही इज़, ठीक है, ही इज़ टू, क्योंकि सो को हटाओगे, सो एडवर्ब है तो उसको हटाएंगे टू एडवर्ब के साथ, तो हम लिख देंगे ही इज़ टू क्लेवर, ठीक है, हम क्या लिख देंगे, ही इज़ टू क्लेवर, ठीक है, टू बी ट्रस्टेड। क्या हो जाएगा, टू प्लस बी क्या हो गया, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो गई, और यहाँ पर हम लिख देंगे ट्रस्टेड, और ये हमारा सेंटेंस क्या हो गया, बिल्कुल करेक्ट हो गया। तो इस तरीके से हम इस सेंटेंस को भी करेक्ट करके लिख सकते थे कि ही इज़ टू क्लेवर टू बी ट्रस्टेड। तो याद रखना इस सेंटेंस को भी हम लिख सकते हैं। फिर हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, चूज द करेक्ट ऑप्शन। कह रहा है कि इसमें से करेक्ट ऑप्शन को क्या करना है, चूज करके हमें क्वेश्चन को फिल करना है, भरना है। अब देखो मैंने आपको एक चीज़ बताई थी स्टार्टिंग में, जब हमने 2025 का ही क्वेश्चन करा था, उसके जो बेसिकली बोल सकते हो ना कि जो लास्ट वाला क्वेश्चन था एरर का, उसके अंदर मैंने एक कंसेप्ट आपको बताया था। क्या कंसेप्ट मैंने ये बताया था कि अगर कोई वर्ड, ठीक है ना, ये हम किसके लिए कर रहे हैं, तो याद रखना इस चीज़ के लिए कर रहे हैं, अगर किसी भी सेंटेंस में आपको ईच देखने को मिल जाए, ठीक है ना, ईच हो गया, इसके अलावा ईदर हो गया, ठीक है, ईच हो गया, ईदर हो गया, नीदर हो गया, ठीक है, तो आपका नीदर हो गया, एवरीवन हो गया, ठीक है, नीदर हो गया, फिर यहाँ पर आप लिख लो एवरीवन, ठीक है, एवरीवन, ठीक है, एवरीवन हो गया, ईच हो गया, ईदर हो गया, एवरीवन हो गया, और क्या हो गया तुम्हारा, ईच, ईदर, नीदर, एवरीवन, ठीक है। ये सब चीज़ें क्या होती हैं, हमेशा सिंगुलर होती हैं, और ये सिंगुलर होती हैं तो इनके बाद जो वर्ब आएगी वो भी कैसी होगी, वो भी आपकी सिंगुलर ही आएगी। और यहाँ पर अगर आप देखोगे दो वर्ब दी गई हैं, सूट और सूट्स, इसमें सिंगुलर कौन है, तो आपको पता है जिसमें यस या यस लगता है वही सिंगुलर होता है। तो कहने का मतलब क्या है कि यहाँ पर हमें वर्ब सिंगुलर फिल करना है और इस सेंटेंस को हमें रीराइट करके लिखना है। तो हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि नीदर, ठीक है, हम लिख सकते हैं क्या, नीदर ऑफ द प्लान्स, ठीक है, नीदर ऑफ द, ये हमारा हो गया प्लान्स, फिर यहाँ पर क्या आ जाएगा, सूट्स, ठीक है, नीदर ऑफ द प्लान शूट्स हिम, ठीक है, और ये हमारा सेंटेंस क्या हो गया, बिल्कुल करेक्ट हो गया। इसके अलावा हमें क्या करना होगा, यहाँ पे ये दिखा देना होगा कि हमने इसको फिल किया है। ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं, हम क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में कह रहा है कि कॉम्पिटिटिव डिग्री का हमें यूज़ करना है। अब देखो कॉम्पिटिटिव डिग्री का यूज़ करना है, क्वेश्चन क्या है कि तानिया इज़ द मोस्ट इंटेलिजेंट गर्ल इन हर क्लास। तो अब क्या करेंगे, इसका कॉम्पिटिटिव डिग्री कैसे बनाएंगे, इसको कॉम्पिटिटिव डिग्री बनाने के
इसके सुपरलेटिव डिग्री को हमें रिमूव करना होगा और हम इसे बना सकते हैं कि तान्या इज़ मोर इंटेलिजेंट गर्ल इन हर क्लास अदर देन हिज क्लास। तो इस तरीके से क्या हो जाएगा, हमारा इसका कंपिटेटिव डिग्री बन जाएगा। बाकी अगर आप 10th नंबर क्वेश्चन को देखोगे तो क्या पूछा जा रहा है, डीप स्नो लेड या ले ऑन द रेलवे ट्रैक। इसका एक ऑप्शन है, इसका एक क्वेश्चन है, ये पूछा गया है। अब यहाँ पर भी क्या कह रहा है कि करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब का हमें यूज़ करना है। तो यहाँ पर ध्यान रखना कि इस ले का इस्तेमाल आप नहीं करोगे, आप लेड का इस्तेमाल करोगे। और लेड के लिए भी क्या करोगे, आप यहाँ पर वॉज लेड का इस्तेमाल करोगे। किस चीज़ का इस्तेमाल करोगे, तो वॉज लेड का इस्तेमाल आप करोगे, ठीक है ना। तो अगर आप वॉज लेड करते हो तो भी एक सेंटेंस क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। 9th नंबर क्वेश्चन क्या था कि तानिया इज़ मोस्ट इंटेलिजेंट गर्ल इन हर क्लास। तो हम क्या लिख सकते हैं, जैसे कि मैंने बताया था कि आप इसको लिख सकते हो कि जो तानिया है, तानिया इज़, ठीक है। अब देखो मोस्ट क्या है, सुपरलेटिव डिग्री है, इसको हटाना पड़ेगा। तो हम लिखेंगे तानिया इज़ द, ठीक है, तानिया इज़ द मोर इंटेलिजेंट। क्या लिखेंगे, मोर इंटेलिजेंट, ठीक है, मोर इंटेलिजेंट। तानिया इज द मोर इंटेलिजेंट गर्ल, ठीक है, तानिया इज द मोर इंटेलिजेंट गर्ल। अच्छा एक काम करते हैं, गर्ल को लास्ट में लिख देते हैं ताकि कंपेयर हो जाएगा। तानिया इज द मोर इंटेलिजेंट देन। अब हम यहाँ पर यूज़ कर लेंगे कंपेरेटिव डिग्री के लिए, हम कौन सा देन लगाएंगे, एन वाला, ठीक है। तान्या इज़ मोर इंटेलिजेंट देन एनी अदर, ठीक है। अब देखो यहाँ पर एनी अदर आ जाएगा, एनी अदर गर्ल, ठीक है, एनी अदर गर्ल्स इन हर क्लास, ठीक है, इन हर क्लास लिख दो, इन हर क्लास। तो ये क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट सेंटेंस हमारा हो जाएगा, ठीक है। तो इसको हम इस तरीके से कंपेरेटिव डिग्री में चेंज कर सकते हैं। और यहाँ पर चलो मैं लिख ही देता हूँ, ठीक है, टाइम 1-2 मिनट बचा के क्या ही करोगे, अगर कर रहे हैं तो थोड़ा अच्छे से कर लेते हैं। यहाँ पर आप देखोगे तो आप लिख सकते हो क्या कि डीप स्नो, ठीक है, आप लिख सकते हो डीप स्नो वॉज, ठीक है, वॉज लेड, डीप स्नो वॉज लेड ऑन द रेलवे ट्रैक, ठीक है, ऑन द रेलवे ट्रैक। तो ये क्या हो जाएगा हमारा, बिल्कुल करेक्ट सेंटेंस हो जाएगा फॉर दिस वर्ब, ठीक है। चलो अब करना क्या है कि यहाँ पर जो आपने भरा है उसके नीचे आपको इस तरीके का एक बोल सकते हो ना कि आपको दिखाना पड़ेगा डॉटेड लाइन करके, ठीक है। चलो तो इस तरीके से आपको करना पड़ेगा। आगे आते हैं, अब हमारे पास है हमारे कुछ फ्रेजल वर्ब। फ्रेजल वर्ब की मीनिंग मैं बता देता हूँ, आप इनके आंसर्स जो हैं वो आप खुद लिख के एक बार ट्राई करेंगे, ठीक है ना। तो एक बार मैं आपको क्या करता हूँ, इनके मीनिंग्स बता देता हूँ। सबसे पहले हमारे पास जो हमारा फ्रेजल वर्ब है वो है हेल्ड अप। हेल्ड अप का मतलब क्या होता है, तो ध्यान देंगे, हेल्ड अप का मतलब होता है कहीं पर स्टक हो जाना। तो STUCK, स्टक हो जाने को हम क्या बोलते हैं, हेल्ड अप होते हैं, ठीक है। फिर हमारे पास क्या आता है, कैरी आउट। अब देखो कैरी आउट का मतलब क्या होता है, कैरी आउट का सिंपल सा मतलब होता है कि आप क्या करते हो, कोई प्लान एग्जीक्यूट करते हो। बोलते हो ना प्लान कैरी आउट नहीं हुआ, इसका मतलब प्लान एग्जीक्यूट नहीं हुआ। तो एग्जीक्यूट को आप यहाँ पर लिख सकते हो, एग्जीक्यूट समझ के आपको एक सेंटेंस बना सकते हो। टेक आफ्टर। अब देखो टेक आफ्टर का मतलब क्या होता है, मैंने आपको बताया था, टेक आफ्टर का मतलब होता है रिजम्बल, मतलब कि सेम टू सेम दिखना, ठीक है ना। जैसे कि ही टेक आफ्टर हर मदर, मतलब वो अपनी मम्मी की तरह क्या करता है, सेम टू सेम दिखता है। तो इस चीज़ को आप यहाँ पर लिख सकते हो, रिजेंबल होना। फिर क्या आता है, लुक डाउन अपॉन। अब लुक डाउन अपॉन का मतलब क्या होता है, किसी की डिसरिस्पेक्ट करना। क्या करना, आप देखोगे तो आपको पता लगेगा, इसका मतलब होता है किसी की डिसरिस्पेक्ट करना, ठीक है ना। ये मैं क्या लिख रहा हूँ, डिसरिस्पेक्ट करना, याद रखना, डिसरिस्पेक्ट करना, ठीक है, रिस्पेक्ट करना। तो ये हो जाएगा। फिर इसके बाद से क्या आता है, गिवन। गिवन का मतलब क्या होता है, हार मान लेना। गिवन का मतलब क्या होता है, हार मान लेना, मतलब कि डिफीट होता है एक तरीके से, ठीक है ना। तो डिफीट को आप बोल सकते हो। तो ये हमारे कुछ फ्रेजल वर्ब थे जिनके मतलब मैंने लिख दिए। अब आगे आप एक क्या करोगे, यहाँ पर सेंटेंस बना के लिखने का ट्राई करोगे खुद से, ताकि थोड़ा बहुत आइडिया आपको भी रहे। इनके मीनिंग्स जानने इंपॉर्टेंट होते हैं, वो मैंने आपको बता दिया। आप इस पर कोई सेंटेंस बनाना जो कि स्टॉक, एग्जीक्यूट, रिजेंबल, डिसरिस्पेक्ट और डिफीट को शो करते हो। आते हैं लास्ट क्वेश्चन पर। कह रहा है कि आपको क्या करना है, विदाउट मेकिंग एनी अननेसेसरी चेंजेस आपको सेंटेंसेस को करेक्ट करके लिखना है। सबसे पहले क्या है, सबसे पहला हमारा सेंटेंस है कि एवरीवन एक्सेप्ट द 5 बॉयज हैव रीच द डेस्टिनेशन।
मैंने क्या बताया था, मैंने बताया था कि अभी अभी ऊपर बता के ही आ रहा हूँ, क्या बता के आ रहा हूँ, एवरीवन, ईच, इधर, नीदर, सब क्या होते हैं, सिंगुलर होते हैं। तो एवरीवन क्या होगा, सिंगुलर होगा। तो सिंगुलर के साथ हम हैव का यूज़ करेंगे क्या, बोलोगे नहीं करेंगे सर, इसके जगह पर हम हैज़ का यूज़ करेंगे। और अगर हम हैज़ का यूज़ करके इस सेंटेंस को लिख देंगे तो ये बिल्कुल क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। इसलिए मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर हैज़ का यूज़ करके सेंटेंस को रीराइट करने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, तो मैं क्या लिखूंगा, EVERY, और ये हो गया ONE1, यानी कि एवरीवन। ठीक है, अच्छा एक चीज़ और ध्यान रखना कि इसके बाद ना आपको सारी ही चीज़ें स्मॉल में ही लिखनी है। आप थोड़ा बहुत ये गलती करोगे ना, नंबर कट जाएंगे। एवरीवन एक्सेप्ट द, ठीक है, 5 बॉयज़, एवरीवन एक्सेप्ट द 5 बॉयज़। एंड इसके बाद क्या होगा, अब यहाँ पर आएगा हैज़, ठीक है ना, हैज़, फिर ये आ जाएगा REACHED, यानी कि रीच्ड द डेस्टिनेशन। ठीक है, द डेस्टिनेशन। तो ये आपको पता होना चाहिए था कि आप क्या करोगे, एवरीवन के साथ हैज़ का यूज़ करोगे, नहीं कि हैव का। फिर आता है अनलेस ही डजंट रिटर्न द लाइब्रेरी बुक ही विल नॉट बी रिलीव्ड फ्रॉम सर्विस। अब एक चीज़ देखो यार, यहाँ पर मैंने आपको क्या बताया था, आपको फर्स्ट वाले जो हमारा बेसिकली क्या था, पहला ही था, मतलब बोल सकते हो 2025 का जब हमने क्वेश्चन सॉल्व किया था, वहाँ पर भी एक अनलेस वाला क्वेश्चन था, यहाँ पर भी अनलेस वाला क्वेश्चन है। यहाँ पर सेम कंसेप्ट है कि अनलेस के साथ हम नॉट यूज़ नहीं करते। तो हम यहाँ पर क्या यूज़ करेंगे, हम लिखेंगे अनलेस, ठीक है ना, हम लिखेंगे क्या, अनलेस ही। अब देखो यहाँ पर डजंट को हटाना है, तो हम क्या लिखेंगे, डजंट जब हटेगा तो रिटर्न में एस आ जाएगा, तो हम लिखेंगे अनलेस ही रिटर्न्स, ठीक है ना, अनलेस ही रिटर्न्स द लाइब्रेरी बुक, ठीक है ना, अनलेस ही रिटर्न द लाइब्रेरी बुक। उसके बाद तो जो है वो सेम टू सेम ही रहेगा, उसमें कोई दिक्कत रहनी नहीं है। ठीक है, लाइब्रेरी बुक्स, और इसके बाद जो कुछ भी है ना, वो सारी की सारी चीज़ें क्या हो जाएंगी, सेम ही रह जाएंगे। तो यहाँ पर आप क्या लिखोगे, आप लिखोगे ही विल नॉट, ठीक है, ही विल नॉट रिलीव्ड, ठीक है, रिलीव्ड फ्रॉम सर्विस, रिलीव्ड फ्रॉम सर्विस। तो इसी हैंड राइटिंग में इसी तरीके से आपको क्या करने हैं, बिल्कुल क्लियर आपको वर्ड लिखने हैं और करेक्ट करके लिखने हैं। चलो, ये पता नहीं मैंने मुर्गा क्या बना दिया, इसको देखो कलर चेंज हो सकता है क्या, पर रहने दो। कह रहा है कि दे हैव अराइव्ड फ्रॉम चेन्नई। अरे अराइव्ड के साथ, अच्छा यहाँ पर आप देखो स्टरडे लिखा है, स्टरडे के साथ हैव आता है क्या, नहीं आता। स्टरडे के क्या साथ क्या आता है, आप बोलोगे सर, स्टरडे के साथ आता है सिंपल पास्ट। क्या आता है, सिंपल पास्ट। अब देखो स्टरडे के साथ अगर सिंपल पास्ट आ रहा है तो यहाँ पर हैव अराइव्ड की जगह हम क्या लिखेंगे, केवल अराइव्ड लिखेंगे। ठीक है ना, तो हम इसको लिख सकते हैं क्या, कि दे अराइव्ड, क्या लिखेंगे हम, दे अराइव्ड फ्रॉम चेन्नई। कहाँ से भैया, दे अराइव्ड फ्रॉम चेन्नई, जो कि थला का आदमी है, ठीक है, पता लग रहा है। दे अराइव्ड फ्रॉम चेन्नई, और ये क्या हो जाएगा हमारा, एस्टरडे हो जाएगा। ठीक है, एस्टरडे। तो ये क्या होगा, बिल्कुल हमारा करेक्ट सेंटेंस होगा, क्योंकि एस्टरडे के अकॉर्डिंग हमने सिंपल पास्ट का यूज़ कर लिया। कह रहा है कि योर आंसर इज रिप्लीट फ्रॉम एरर। अब देखो रिप्लीट के साथ फ्रॉम नहीं आता, ठीक है, रिप्लीट के साथ क्या आता है, विद आता है। तो ये भी प्रेपोजिशन का एरर है। इसे आप लिख सकते हो कुछ इस तरीके से कि योर आंसर, ठीक है, योर आंसर, फिर क्या आएगा, इसका तो इजी रहेगा, यहाँ पे कोई गलती है नहीं, रिप्लीट का रिप्लीट ही होगा, इसमें भी कोई गलती नहीं है। तो रिप्लीट, अब देखो फ्रॉम की जगह हमें विद का इस्तेमाल करना है, हम लिखेंगे विद, और ये हो जाएगा एरर, ठीक है ना, एरर्स। तो ये हमारा बिल्कुल करेक्ट सेंटेंस हो गया। नेक्स्ट हम आते हैं, द बुक इज़ मिसिंग फ्रॉम माई रूम फ्रॉम एस्टरडे। अब देखो एस्टरडे से गुम है, तो इसके लिए क्या है, फिक्स टाइम है, तो आप यहाँ पर बेसिकली सिंस का यूज़ कर सकते हो। तो फ्रॉम की जगह आपको क्या करना होगा, सिंस का यूज़ करना होगा। तो आप क्या लिखोगे, आप लिखोगे द बुक, ठीक है, द बुक इज़ मिसिंग, ठीक है, द बुक इज़ मिसिंग फ्रॉम, मिसिंग फ्रॉम माई रूम। आप लिख दोगे यहाँ पर माई रूम, और फ्रॉम की जगह आप क्या लिखोगे, सिंस, आप लिखोगे सिंस, और ये हो जाएगा क्या, एस्टरडे, ठीक है, एस्टरडे। तो ये आपका क्या होगा, बिल्कुल करेक्ट सेंटेंस हो गया। तो इस तरीके से आप एरर के क्वेश्चन को भी करेक्ट करके लिख सकते थे। बाकी मैंने जो आपको बताए, इस तरीके से आप फ्रेजल वर्ब के मीनिंग जान गए हो, तो इसके ऊपर आप सेंटेंस बना के खुद से भी लिख सकते हो। और बाकी जो मैंने क्वेश्चन यहाँ पर करेक्ट करके लिखने थे, जो चीज़ें रीराइट करके लिखनी थी, वो मैंने काफ़ी अच्छे से बता दी है। तो आप इन क्वेश्चन को भी रीराइट करके
लिख लोगे। तो अब रही बात कि 2023 हमने टोटल पेपर जो है वो सॉल्व कर लिया। अब हमारे पास कौन सा पेपर बचा है जो हमें सॉल्व करना है, वो हमारा है 2022 का। तो 2022 के पेपर को हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर कवर करेंगे और ऐसे ही हम 10 ईयर के पेपर को सॉल्व करेंगे। और आप कहीं ना कहीं देख पाओगे कि जो चीज़ें हम सॉल्व कर रहे हैं ना, वो चीज़ें हमारे प्रीवियस ईयर में पूछी गई हैं और वो क्वेश्चन रिपीट हुए हैं। तो आपको कहीं ना कहीं एग्जाम में 2023, 2024, 2025, 26 के जो एग्ज़ाम होंगे उनमें कहीं ना कहीं आपको ये जो प्रीवियस ईयर के पेपर है वो हेल्प करेंगे ही करेंगे। सो इसी तरीके से आप अपना साथ बनाए रखिएगा, आप देखते रहिएगा, इस वीडियो को पढ़ते रहिएगा, अच्छी लगे तो शेयर भी करते रहिएगा। अगर मेरे से कोई गलती हो जाती है तो कमेंट करके बता सकते हो, आई विल फर्दर इंप्रूव इट एंड करेक्ट इट। ठीक है, बाकी आई होप एंड आई बिलीव कि सेशन आपको अच्छा लगा होगा। नेक्स्ट सेशन में हम फिर से बात करेंगे इसी टॉपिक के ऊपर, लेकिन 2022 के क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए सभी को जय हिंद।